जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस पर। तो आज हम झारखंड उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड पुलिस और अन्य मैट्रिक स्तरीय परीक्षा के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हिंदी क्षितिज भाग 2 और कहानी का नाम है आपका एक कहानी यह भी, और उस कहानी का लेखक का नाम है मन्नू भंडारी। तो इस कहानी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले उस लेखक के बारे में जानेंगे, मन्नू भंडारी के बारे में, और इस कहानी में भी उस मन्नू भंडारी के बारे में ही बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की दीक्षा ईरान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए, यहाँ पे क्या होगा, एमए किया। और दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद अनस्त दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है। स्वतंत्रांतर हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं। एक प्लेट सैलाब में हार गई, इनकी रचना है एक प्लेट सैलाब और मैं हार गई, यही सच है। विशंकु क्या है, कहानी संग्रह है। आपका बंटी महाधीन क्या है, उपन्यास है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाई भी लिखी है। हाल ही में एक कहानी या भी नाम से अपक्षय का प्रकाशन उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। साहित्य होगा। जिनमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान, संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश, हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मन्नू भंडारी की कहानियां हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में रजी मर्द से जरी अधतिले कभी देखी जा सकती है। ये है कहानी। कहानी में भी मन्नू भंडारी के बारे में बताया है। कहानी का हेडिंग है एक कहानी यह भी। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी। मन्नू भंडारी अपने बारे में बता रही है। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे। वो सेकंड मंजिला में उनके पिताजी क्या करते थे, पुस्तक या अखबार कुछ भी पढ़ते रहते थे। या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहन के साथ रहती थी। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्ति विहीन माँ
सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे। अजमेर से पहले पिताजी कहाँ पे थे? इंदौर में थे। जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, जहाँ पे उनकी बड़ी प्रतिष्ठा, सम्मान, नाम था, और कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, शिक्षा के केवल वे उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रख कर पढ़ाया, और जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। मतलब अपने घर में उन्होंने 8-10 बच्चे को पढ़ाते थे, और वही बच्चे बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे, मतलब बहुत अच्छे ऊंचे ऊंचे जगहों पर काम करने लगे। तो ये उनकी खुशहाली के दिन थे, और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे, और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने कैसे थे? कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी भी थे और अहमवादी। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा। तब तो इन गुणों के मग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए। उनके पिता कोई आर्थिक झटके के कारण इंदौर से कहाँ गए? अजमेर आ गए, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसलों से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरी आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदारी बनाए। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के लिए हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती, थरथराती रहती थी। अपने को हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होगी। वे जिन्होंने आंख मूंदकर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते थे। पर यह पितृ कथा में इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ। मतलब मन्नू भंडारी रंग के कैसे थे? काली थी, और बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी के कमजोरी थी। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना, और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे ही गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। मतलब उसकी बहन एगो थी सुशीला नाम की,
तो उसकी बहन गोरी थी और मन्नू भंडारी जो थी काली थी। तो आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर बड़ी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने गड़ने को हो जाती हूँ। शायद अचेतना की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की भाव स्वभाव पर मैं कभी भन्ना भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही। मतलब उनके पिताजी जो सुशीला को गोरी थी तो उससे कंपेयर हमेशा करते रहते थे उनके पिताजी। वे तो ना जाने कितने रूपों में मुझसे है, कहीं कुठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतीक छाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों के नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात पर बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं ही कर सकता। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी, मतलब उसकी जो मम्मी थी पिता के मतलब ठीक विपरीत थी, मतलब उल्टा थी। और उसकी जो बेपढ़ी लिखी माँ थी, पढ़ी लिखी माँ नहीं थी। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी उसकी माँ। शायद उनमें पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी उसकी माँ। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ना उनका त्याग, ना उनकी सहानुभूति। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण नहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। अब मतलब मन्नू भंडारी पैतृक पुराण मतलब अपने पिता पैतृक पुराण समाप्त कर देती है। अब वो अपने बारे में बता रही है। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। मन्नू भंडारी 5 भाई बहन में सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय में शायद 7 साल की थी और उनकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी, लांग टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड़िया के ब्याह भी रचाए। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ साथियों के साथ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पिचकर माजा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। हमारी सीमा थी घर।
हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव में ने महानगरों के प्लेट के रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर में विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे दीवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया। हाँ, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्य थी। उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। उस टाइम क्या होता था, 16-17 साल में ही विवाह कर दिया जाता था लड़की लोग को। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझसे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को मतलब उसके पिता को मन्नू भंडारी पर कब पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ, कब ध्यान केंद्रित हुआ मन्नू भंडारी पर, जब सुशीला का शादी हो गया। उसके बाद मन्नू भंडारी पर ध्यान लगा। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगर गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर हो रहूं। मतलब उसके पिता गृहिणी जैसे कि रसोई के पास ना रहने की सलाह देते थे मन्नू भंडारी के पिताजी मन्नू भंडारी को। तो रसोई को वो भटिया खाना कहते थे। उनके पिता क्या कहते थे, रसोई को भटिया खाना कहते थे, और उनके हिसाब से यहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमवाड़े होते थे। मतलब उनके पिताजी के पास ना राजनीतिक पार्टियां आते रहते थे और जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाते तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी यही बैठूं, सुनूं और जानने की देश के में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश से हो भी तो कितना कुछ हो रहा था। सन 42 में आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां उनके आपसी विरोध या मतभेदों की
तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं था। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों को के रोमानी आकर्षण उनकी कुर्बानियों से जरूर मन अशांत रहता था। सो 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, तो हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। किनसे परिचय हुआ? शीला अग्रवाल से। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने ककहरा सीखा। सावित्री हाई स्कूल से क्या सीखा? ककहरा यानी क ख उन्होंने सीखी। और 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुना करके पढ़ने में बदला, खुद चुन चुनकर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की। तो 2 साल बीतते ना बीतते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद से बढ़कर जिनेंद्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जिनेंद्र जी की छोटे छोटे तरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। आज्ञे जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस पर समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई। इस बार कुछ समझ के साथ, या शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई अवधारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इस संदर्भ में जिनेंद्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। तो शीला अग्रवाल हो गई। हाँ, शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी से शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियां की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46 से 47 को दिन ये स्थितियां उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था। भला प्रभात फेरियों, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद में भी बुआ थी। और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रंगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आजादी की सीमा यहाँ तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उर्दू बैठे जाने समझे हाथ उठा उठाकर नारे लगाते, हड़ताल करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए जब रंगों में लहू की जगह लावा बहता हो, तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना और अपने क्रोध से सबको भर
भरथरा देने वाले पिता जी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक यह चलता ही रहा। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी के सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था। यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते हो मैं दो एक बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आगे आग बबूला उठे। यानी कि पत्र पढ़ते ही मन्नू भंडारी के पिताजी गुस्सा होने लगे और यह लड़की मुझसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। वहां जाकर 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकाल जाए तब बुलाना, लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुशी है, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज के लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डर धमकाकर दौड़ डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। उन लोगों के लिए कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गद्य स्वर में पिता जी यह सब सुनाते रहे और मैं आवक। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर यह हकीकत थी। एक घटना और आजाद हिंद फौज से मुकदमे का सिलसिला या सभी कॉलेजों कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का ऐलान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपट यानी मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इसी बीच पिताजी एक निहायत दकियानसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजो की लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है। पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आजादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिरती रही है। वह हमारे आपके घरों में लड़कियों का शोभा देता है। यह सब कोई मन मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी नहीं रह गया आपको या नहीं? मतलब उनके
पिताजी को भड़काया जा रहा था ये सब बोल के। ये तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर धू धू कर कर चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। उसके पिताजी के पास सब भड़का के चले जा रहे थे। तो इस सबसे बेखबर में रात होने पर घर लौटी तो पिताजी ने एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। कौन ऐसे बोलते आए? एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अम्बालाल जी। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो? मन्नू भंडारी जी, घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर की गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती है तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा, या तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह पर प्रशंसा बनकर बह रहा था, या भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर उमड़ती भीड़ को बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह की अंतर्विरोधों के बीच जीते थे और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? सन 47 में मई महीने में शीला अग्रवाल का कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में इस बात पर लेकर हुड़दंग ना मचे। इसलिए जुलाई में 3rd ईयर में क्लोसेज बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। और हुड़दंग तो बाहर रखकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिरी 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चीर प्रशिक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। ये था आपका कहानी, जो कि आजकल के लड़कियों को अब तो जागृत हो गए हैं। पहले के लोग क्या थे कि लड़कियों को घर से बाहर निकलने नहीं देते थे, लेकिन अभी आज बाहर निकली तो कितने सम्मानित किए गए मन्नू भंडारी को, और समाज के साथ लड़ी और आगे बढ़ी। उसी प्रकार से आज भी लड़कियों को अगर समाज में आगे जाने देगी तो जरूर कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन आज भी कहीं कहीं पे लड़कियों को पाबंदी बना के रखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका कहानी। पहले तो इनके पिताजी मन्नू भंडारी को पसंद नहीं करते थे। पसंद क्या मतलब, उस पर ध्यान नहीं देते थे ज्यादातर। उनकी बड़ी बहन पे ज्यादा ही ध्यान रखते थे। जब उनका बड़ी बहन सुशीला की शादी हो गई
तब मन्नू भंडारी पर ध्यान आया। तो ये देखिए कुछ कुछ ऐसा वर्ड है जो कि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, तो समझ लीजिए। अहमवादी मतलब होता है घमंडी। भगना विवश भगना भग्नावशेष मतलब होता है खंडर यानी टूटे फूटे हिस्से। विस्फारित मतलब और अधिक फैलना या बढ़ाना। आक्रांत मतलब कष्टग्रस्त। निषिद्ध मतलब जिस पर रोक लगाई गई हो, जिस पर रोक लगाई गई हो। वर्चस्व मतलब दबदबा। राजेंद्र मतलब यहाँ हिंदी के प्रमुख कथाकार और हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव के बारे में कहा गया है। महाभोज मतलब मन्नू भंडारी का चर्चित उपन्यास है। दा साहब उनके प्रमुख पात्र हैं। तो ये है आपका शब्दार्थ। तो यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।